डॉलो दुनिया में आने के बाद मैंने सबसे पहला काम तय कर लिया था। मेरा निशाना था शियाओ वू का शिकार करना। मुझे सिर्फ ब्लू सिल्वर ग्रास ही नहीं बल्कि बैरेट और ब्लू सिल्वर ग्रास, दो मार्शल स्पिरिट मिले थे। साथ ही मैं सीधे तांग san के पवित्र आत्मा गांव में आ पहुंचा था। तांग san शुरू से ही जन्मजात पूर्ण सोल पावर वाला था। ऊपर से उसके पास एक टाइटल डुलियो पिता भी था। अगर मैं उससे सीधे टकराता तो बचना लगभग नामुमकिन था। इसलिए मैंने दूसरा रास्ता चुना। आखिर शियाओ वू का 100,000 साल का सोल रिंग और उसकी सोल बोन तो खुद मेरे सामने मौका बनकर आए थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने तांग san खड़ा था। उसने आते ही कहा, गांव में वर्क स्टडी स्टूडेंट का सिर्फ एक ही स्थान है, वह मुझे दे दो। वैसे भी तुम्हारी प्रतिभा कम है, 1 साल बाद दाखिला लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई देने लगी। वह मुझसे बात करने आया था, लेकिन अंदाज ऐसा था जैसे मुझे आदेश दे रहा हो। मैंने खुद को शांत किया और कहा, सिर्फ इसलिए कि मेरी प्रतिभा कम है मैं 1 साल देर से दाखिला लूं? अगर तुम्हारी प्रतिभा इतनी अच्छी है तो 1 साल बाद भी तुम सबसे आगे निकल जाओगे। यह मौका तो तुम्हें मुझे देना चाहिए। तांग san ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, मैं अपना 1 साल बर्बाद नहीं कर सकता। यह कहते हुए उसने अपनी बाह में छिपी लोहे की प्लेट कसकर पकड़ ली और मेरी आंखों में घूरने लगा। मैं समझ गया कि उसे और भड़काना ठीक नहीं होगा। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें यह स्थान चाहिए तो मुझे 10 गोल्ड सोल कॉइन्स दे दो। तांग san ने बिना सोचे जवाब दिया, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैंने तुरंत दूसरी शर्त रख दी, तो फिर अपने पिता से मेरे लिए एक शिकार वाला धनुष, पर्याप्त तीर और एक नई लोहे की कुल्हाड़ी दिलवा दो। उसके बाद मैं यह स्थान तुम्हें दे दूंगा। तांग san फिर भी मना करने ही वाला था। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मेरी प्रतिभा तुमसे कम है, ऊपर से मुझे 1 साल देर से दाखिला लेना पड़ेगा। इतनी सी बात भी तुम नहीं मान सकते? तुम्हारे पिता तो लोहार हैं, उनके लिए ये चीजें बनाना मुश्किल नहीं है। तांग san ने पूछा, तुम्हें ये सब चीजें किस लिए चाहिए? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, शिकार के लिए। खरगोश वगैरह का शिकार करूंगा। खरगोश का हर हिस्सा काम आता है। उसकी हड्डियां भी कीमती होती हैं, उसका मांस भी खाया जा सकता है और उसका सिर भी बहुत स्वादिष्ट होता है। यह सुनकर तांग san के मन में हल्की सी बेचैनी हुई, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और मेरी बात मान ली। उसे आगे चलते देख मेरा मूड काफी अच्छा हो गया। हथियार अब लगभग मेरे हाथ में थे। बस जल्दी ही उस छोटे खरगोश को तीर से मारने का इंतजार था। कुछ देर बाद हम तांग san के घर पहुंच गए। तांग हाओ ने शराब का मटका नीचे रखा और कहा, सबसे अच्छा धनुष भी यह नहीं खींच पाएगा। तांग san भी आगे बढ़ा और बोला, कोई और चीज मांग लो। धनुष खींचना आसान नहीं होता। सही निशाना लगाने के लिए बहुत अभ्यास चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि खरगोश की जगह गांव का कोई आदमी घायल हो जाए। वह इतनी गंभीरता से बोल रहा था मानो मुझे हथियार न देना उसका वादा तोड़ना नहीं बल्कि गांव वालों की सुरक्षा के लिए जरूरी हो। इतना कहकर वह कमरे के कोने में गया, एक कुदाल उठाई और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, काओ यू, तुम्हारी प्रतिभा अच्छी नहीं है। सोल मास्टर बनने का रास्ता छोड़ दो। यह कुदाल तुम्हारे ज्यादा काम आएगी। तांग san की यह बात सुनकर मेरे होंठ फड़क उठे। अभी कुछ मिनट पहले ही वादा किया था और अब सब भूल भी गया। अगर धनुष नहीं देना था तो किसी और को बेच देता। आखिर एक कुदाल की कीमत ही कितनी होती है। अच्छी बात यह थी कि उस समय ओल्ड जैक भी घर में मौजूद थे। उनकी नजर में तांग san हमेशा एक अच्छा और ईमानदार बच्चा था। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि तांग san अपना वादा तोड़ सकता है। इसलिए उन्होंने सीधे तांग हाओ की तरफ देखा और कहा, इस बात का जवाब दीजिए। तांग हाओ के चेहरे पर हल्की झिझक दिखाई दी। वह बिना कुछ कहे अंदर गया और थोड़ी देर बाद एक तैयार धनुष तीर का सेट और एक नई लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया। उसने ठंडे स्वर में कहा, ये लो, सामान ले जाओ। मेरा बेटा तुम्हारा फायदा नहीं उठाएगा। यह सुनते ही मैंने अपना उदास चेहरा तुरंत बदल लिया और मुस्कुराते हुए सारा सामान ले लिया। धन्यवाद चाचा। और तांग san, तुम्हारा भी शुक्रिया। जब खरगोश का शिकार करूंगा तब तुम्हें खरगोश का सिर जरूर खिलाऊंगा। तांग संप्रदाय की शुरुआत सिचुआन से हुई थी और तांग san बचपन से मसालेदार खरगोश का सिर खाता आया था। लेकिन न जाने क्यों मेरी बात सुनकर उसके दिल में अचानक बेचैनी होने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बहुत जल्द अपनी कोई बेहद महत्वपूर्ण चीज खोने वाला हो। अपना काम पूरा होते ही मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। मैंने ओल्ड जैक को नमस्ते कहा, सामान कंधे पर उठाया और सीधे घर लौट आया। घर पहुंचकर मैंने पहले से तैयार किया हुआ सामान निकाला। कुछ सिल्वर सोल कॉइन्स, चकमक पत्थर, नमक और थोड़ा सा सूखा भोजन। सब कुछ साथ लिया और बिना पीछे मुड़े गांव से बाहर निकल पड़ा। लोडिंग शहर के आसपास कुल 13 गांव थे। स्टार डॉ जंगल शहर के दक्षिण पश्चिम में स्थित था। पश्चिम दिशा में वांगहुन गांव और दीहुन गांव थे, जबकि दक्षिण में केवल पवित्र आत्मा गांव था। मुझे याद था कि शियाओ वू और तांग san लगभग एक ही समय पर छात्रावास के लिए निकले थे।
लेकिन दोनों की शहर के प्रवेश द्वार पर मुलाकात नहीं हुई। इसका मतलब था कि तांग सांग शायद पश्चिमी द्वार से गया था, और जिस गांव को वर्क स्टडी स्टूडेंट का स्थान मिला था वह या तो वांगहुन गांव था या दीहुन गांव। यह सोचते ही मैं तुरंत वांगहुन गांव की ओर चल पड़ा। कुछ घंटों बाद दूर से गांव में उठता हुआ धुआं दिखाई दिया। उसी समय मेरी नजर दूर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। उसने गुलाबी रंग की पोशाक पहन रखी थी। उसके कमर तक लंबे गुलाबी बाल पोनीटेल में बंधे हुए थे और सिर पर खरगोश के कानों जैसी सजावट थी। उसे देखते ही मेरा दिल खुशी से भर गया। आखिरकार मिल ही गई। 1 लाख साल पुरानी सॉफ्ट बोन रैबिट शियाओ। आज रात तो खरगोश का मांस जरूर खाऊंगा। मैंने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। फिर चारों तरफ ध्यान से देखा और पक्का कर लिया कि आसपास कोई गवाह नहीं है। मैंने धीरे से अपना शिकार वाला धनुष निकाला, उस पर तीर चढ़ाया और दूर खड़ी शियाओ वू पर निशाना साध लिया। उधर शियाओ वू को भी जैसे किसी खतरे का आभास हुआ। उसने सहज ही मेरी दिशा में मुड़कर देखा। अगले ही पल स्विश, तीर हवा को चीरता हुआ बिजली की रफ्तार से निकला। मांस चीरने की आवाज गूंजी। तीर सीधे शियाओ वू के घुटने में जा धंसा। तेज दर्द से उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए। वह मन ही मन घबरा गई। ये दुनिया कितनी डरावनी है। सिर्फ 6-7 साल का बच्चा इतना बेरहम कैसे हो सकता है। मैंने इसका क्या बिगाड़ा था जो ये मुझ पर हमला कर रहा है। तेज दर्द को सहते हुए शियाओ वू तुरंत एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गई। लेकिन छिपते समय 2-3 और तीर उसकी टांगों में आ लगे। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने जमीन पर गिरे खून के धब्बों को देखा और तुरंत समझ गया कि शिकार कहाँ छिपा है। मैंने धनुष वापस रख दिया और वह लोहे की कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ ली, जिससे पिछले 2 महीनों में मैं लगभग 100 सॉफ्ट बोन रैबिट्स का शिकार कर चुका था। फिर मैं चुपचाप घूमकर शियाओ वू की नजर से ओझल जगह पर पहुंचा और झाड़ियों के पीछे छिपकर उसकी स्थिति देखने लगा। मैंने जल्दी जल्दी अपने मन में हिसाब लगाया। शियाओ वू की बाईं टांग में 2 तीर लगे थे, लेकिन हड्डी नहीं टूटी थी। तीर भी निकाल दिए गए थे, इसलिए वह अभी भी थोड़ा बहुत हिल सकती थी। लेकिन दाहिने घुटने वाला तीर किस्मत से हड्डी की दरार के बिल्कुल पास जा घुसा था। उसकी दाहिनी टांग लगभग बेकार हो चुकी थी। इस हालत में उसके खड़े होने की संभावना लगभग नहीं के बराबर थी। जख्म से बहुत ज्यादा खून भी नहीं बह रहा था, इसलिए उसके बेहोश होने का इंतजार करना बेकार था। मैंने तुरंत फैसला कर लिया, अब सीधे हमला करना होगा। यह सोचते ही मैं अचानक झाड़ियों से बाहर निकल पड़ा। सब कुछ मेरी उम्मीद से भी ज्यादा आसान रहा। शियाओ वू डर के मारे चीख उठी और मैंने पूरी ताकत से उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी चला दी। सब खत्म हो गया। शियाओ वू की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैं कितनी मूर्ख थी। मुझे इस समय स्टार डॉ जंगल से बाहर नहीं आना चाहिए था। दामिंग, एयरमिंग, अगले जन्म में फिर मिलेंगे। लेकिन कुछ पल बाद उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने देखा कि कुल्हाड़ी की धार उसकी गर्दन पर आकर रुक गई थी। जैसे ही वह कुछ बोलने वाली थी, मैंने तुरंत कुल्हाड़ी पलट दी और उसके पिछले सिर पर कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से जोरदार वार कर दिया। धड़ाम! शियाओ वो तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसे बेहोश देखकर मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। 1 लाख साल की सोल बोन अब लगभग मेरे हाथ लग चुकी थी। लेकिन मैंने खुद को तुरंत संभाल लिया। नहीं, अभी खुश होने का समय नहीं है। जब तक शिकार पूरी तरह हाथ न आ जाए तब तक जरा सी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मैंने एक बार फिर चारों ओर ध्यान से देखा और यह पक्का कर लिया कि आसपास कोई गवाह नहीं है। इसके बाद मैंने शियाओ वू के कपड़ों का एक टुकड़ा फाड़कर उसके घावों पर हल्की पट्टी बांध दी, ताकि रास्ते में ज्यादा खून बहने से उसकी मौत न हो जाए। फिर बचे हुए कपड़े से उसके हाथ पैर कसकर बांध दिए। उसके बाद उसे एक बोरे में डालकर कंधे पर उठाया और बिना रुके उस गुप्त जगह की ओर चल पड़ा जिसे मैंने शिकार के दौरान खोजा था। 2 घंटे से भी ज्यादा समय बाद आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। मैं शियाओ वू को लेकर उस गुफा में पहुंचा जहां पिछले 2 महीनों से रह रहा था। मैंने बोरा जमीन पर फेंका और कहा, अब नाटक बंद करो। मुझे पता है कि तुम रास्ते में ही होश में आ चुकी थी। लेकिन शियाओ वू फिर भी बेहोश होने का नाटक करती रही। मैंने बिना कुछ कहे उसे एक लात मार दी। बोरा हल्का सा हिला। मैंने रस्सी खोल दी। अंदर से शियाओ वू का मासूम और डरा हुआ चेहरा दिखाई दिया। उसने घबराकर पूछा, तुम आखिर हो कौन? मैंने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में बहुत सवाल हैं, लेकिन पहले मेरी बात पूरी सुन लो। अगर मानोगी तो बस सिर हिला देना। यह समझकर कि अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, शियाओ वू की आंखों की चमक फीकी पड़ गई। मैंने बिना समय गवाए सीधे अपनी बात शुरू की। इस दुनिया में 3 जगह ऐसी हैं जहां भगवान की विरासत मौजूद है। उनमें से एक जगह वही स्पिरिट हॉल है जहां तुम्हारी मां की हत्यारिन बीबी डोंग रहती है। उसे पहले ही राक्षस देव की विरासत मिल चुकी है और उसका डिवाइन ट्रायल भी लगभग पूरा हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा 20 साल के भीतर वह भगवान बन जाएगी। मैंने शियाओ वू की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम जंगल से बाहर सिर्फ अपनी मां का बदला लेने के लिए आई हो।
लेकिन अपनी मौजूदा ताकत देखकर बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास बदला लेने की कोई उम्मीद है? शियाओ वू ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत के साथ साथ डर भी साफ दिखाई दे रहा था। उसने पूछा, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तुम्हें यह सब कैसे पता है? और मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? मैंने शांत स्वर में कहा, सच कहूं तो तुम्हारे पास इस जन्म में अपनी मां का बदला लेने की कोई उम्मीद नहीं है। तुम काफी समय पहले जंगल से बाहर आ चुकी हो, लेकिन अब तक अपना पहला सोल रिंग भी हासिल नहीं कर पाई हो। शियाओ वू ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे सामने ये झूठे खेल मत खेलो। तुम बस मुझे बहला फुसलाकर अपना बलिदान दिलवाना चाहते हो। मैं शियाओ वू चाहे इस गुफा में सिर टकराकर मर जाऊं, लेकिन तुम्हारे लिए कभी बलिदान नहीं दूंगी। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, शुरू में मेरा इरादा सिर्फ तुम्हें मारकर तुम्हारी सोल बोन लेने का था, लेकिन अब जब तुम मेरे हाथ लग चुकी हो तो मैंने अपना फैसला बदल दिया है। अब मैं तुम्हारी सोल बोन के साथ तुम्हारा सोल रिंग भी लेना चाहता हूं। शियाओ वू ने बिना डरे कहा, तो फिर देर किस बात की? मुझे अभी मार डालो। मैं हल्का सा मुस्कुराया, इतनी जल्दी फैसला मत करो। तुम्हारी मां पूरी तरह मरी नहीं है। उसकी आत्मा का एक हिस्सा अभी भी उसकी सोल बोन के अंदर मौजूद है और एक सुनसान पहाड़ में छिपा हुआ है। यह सुनते ही शियाओ वू का चेहरा बदल गया। वह खुद को संभाल नहीं पाई और घबराकर बोली, क्या? मेरी मां अभी भी जिंदा है? तुम्हें यह सब कैसे पता? मैंने शांत स्वर में कहा, तुमने अभी तक पहला सोल रिंग भी प्राप्त नहीं किया है। तुम्हारी मां को बीबी डोंग ने मारा था। बीबी डोंग का दूसरा मार्शियल सोल डेथ स्पाइडर एम्परर है। तुम्हारी मां उसका सोल रिंग बन चुकी है। और जिंदा मिंग और एयर मिंग की तुम बात कर रही हो, वे 1 लाख साल पुराने एज़्योर बुल पाइथन और टाइटन जायंट एप हैं। जैसे जैसे मैं ये सारी बातें बताता गया, शियाओ वू की आंखों में नफरत की जगह हैरानी भरती चली गई। जब मुझे लगा कि सही समय आ गया है, तब मैंने अपनी शर्त रखी, अगर तुम मेरा बलिदान स्वीकार कर लो तो मैं अपने मार्शियल सोल की शपथ लेकर कहता हूं कि बीबी डोंग से पहले भगवान बनूंगा। उसके बाद तुम्हें और तुम्हारी मां दोनों को फिर से जीवित कर दूंगा। शियाओ वू ने तुरंत पूछा, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम भगवान बन सकते हो? डोलुओ महाद्वीप में हजारों वर्षों में केवल 2 ही भगवान बने हैं। मैंने उत्तर दिया, मुझे बहुत से ऐसे रहस्य पता हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। मुझे भगवान की विरासत वाली जगहों के अवसर भी मालूम हैं। इन्हीं के सहारे मेरे पास बीबी डोंग से पहले भगवान बनने की उम्मीद है। और वैसे भी इस समय मेरे लिए बलिदान देने के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है क्या? यह सुनकर शियाओ वो चुप हो गई। मैंने तुरंत अपना ब्लू सिल्वर ग्रास और बैरिक मार्शियल सोल प्रकट कर दिया। उसे देखकर शियाओ वो हैरान रह गई। मैंने कहा, बीबी डोंग की तरह मेरे पास भी ट्विन मार्शियल सोल्स हैं। अगर तुम मेरा बलिदान स्वीकार करोगी तो मेरे पास इतिहास का पहला 1 लाख साल का पहला सोल रिंग होगा। मेरी जन्मजात प्रतिभा भी और अधिक बढ़ जाएगी। अगर इतनी योग्यता होने के बाद भी मैं भगवान बनने के योग्य नहीं हूं, तो फिर इस डोलुओ महाद्वीप पर और कौन होगा? शियाओ वू की आंखों में उलझन साफ दिखाई दे रही थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। जब मेरा धैर्य लगभग टूटने वाला था, तभी शियाओ वू ने आखिरकार कहा, मैं तुम्हारे लिए बलिदान दे सकती हूं, लेकिन तुम्हें अपने मार्शियल सोल की शपथ लेनी होगी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उनमें गुस्सा भी था और बेबसी भी। बीबी डोंग उसके सामने एक ऐसे पहाड़ की तरह थी जिसे वह कभी पार नहीं कर सकती थी। ट्विन मार्शियल सोल्स और डिवाइन ट्रायल के साथ उसे अपने बदले की कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। वह यह भी अच्छी तरह जानती थी कि उसके सामने खड़ा यह इंसानी बच्चा उसे किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर वह राजी नहीं हुई तो वह उसे मारकर उसकी सोल बोन जरूर ले लेगा। मैंने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, भगवान को साक्षी मानकर मैं काओ यू अपने मार्शियल सोल की शपथ लेता हूं कि भविष्य में मैं शियाओ वू और उसकी मां दोनों को फिर से जीवित करूंगा। अगर मैं अपना यह वादा पूरा न कर सका तो मेरा मार्शियल सोल टूट जाए और मेरी मृत्यु हो जाए। यह सुनकर शियाओ वू की आंखों से आंसू बह निकले। वह बुदबुदाई, मां, दामिंग, एयरमिंग, मुझे माफ कर देना। इतना कहकर उसने बिना किसी झिझक के अपना बलिदान शुरू कर दिया। एक लाल रंग की विशाल प्रकाशस्तंभ आकाश की ओर उठी। शियाओ वू का शरीर धीरे धीरे लाल क्रिस्टल में बदलकर मेरे शरीर में समा गया। उसी समय पवित्र आत्मा गांव में तांग सान को लोहार का काम सिखा रहा था। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। उसने तुरंत सिर उठाकर खिड़की के बाहर देखा। एक लाख साल पुराने सोल बीस्ट का बलिदान। यह कहते ही उसने हथौड़ा फेंका और बाहर दौड़ने ही वाला था, लेकिन तभी तांग सान अचानक घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसने एक हाथ से अपना सीना कसकर पकड़ लिया। आह, बहुत दर्द हो रहा है। मेरा दिल बहुत दर्द कर रहा है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। यह देखकर तांग हाओ हल्का सा भौहें सिकोड़कर वहीं रुक गया। तांग सान ही उसके बदले की आखिरी उम्मीद था। वह किसी भी कीमत पर उसे खो नहीं सकता था। उधर जैसे जैसे शियाओ वू का शरीर पूरी तरह विलीन होता गया, मेरा बैरिक मार्शियल सोल भी बदलने लगा।
पूरा बैरेट अब गुलाबी क्रिस्टल से बनी एक कलाकृति जैसा दिखाई दे रहा था। उसके चारों ओर एक 100,000 साल का लाल सोल रिंग घूम रहा था। उसी समय मेरी बाईं टांग से लाल रोशनी चमकी। शियाओ वू की सोल बोन भी प्रकट हो गई।